हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 92 करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 91 तक के प्रैक्टिस सेट कर लिया है। और आज आपको बता दें कि 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट शामिल रहेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, ये सभी क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में शामिल रहेगा। तो अगर आने वाली वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना और 80 प्लस स्कोर का टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं, तो आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाएं। और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 1 से 100 तक के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। बिल्कुल आपका एग्जाम वाला प्रश्न रहेगा, तो सभी लोग इस वीडियो में जुड़ जाए। और जितने लोग भी जुड़ गए हैं, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दे, ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आज पूरा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो पहला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ देख लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को कैसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला मेथड होता है वाक्य बनाकर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप जानते हैं, तो अगर इसका नियम आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग का रूल पढ़े हैं, तो आप डायरेक्ट बता देंगे। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो शराब। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, शराब। क्योंकि शराब से अगर आपको वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, शराब से, तो आप वाक्य क्या बनाइएगा, शराब से वाक्य बनाइए। उसने शराब पी है, उसने शराब ली है, चाहे पी है, सब में आपका स्त्रीलिंग का ही बोध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शराब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी खास जाति का बोध हो, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा से किसी खास जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग लेखक की बात करें, तो लेखक में जितने भी राइटर हैं सभी आ जाएंगे। तो ये एक खास जाति का बोध कर रहा है। शिक्षक में सभी शिक्षक शामिल हो जाएंगे, पूरे विश्व का शिक्षक शामिल हो जाएंगे, तो ये भी एक खास जाति का बोध कर रहा है। वकील में पूरे देश का वकील, पूरे संसार के वकील जो है वो शामिल हो जाएंगे। तो यह भी एक खास जाति का बोध कर रहा है। तो इसका सही जवाब मीठा हो जाएगा। 2 का सही जवाब आपका ऑप्शन डी, मीठा हो जाएगा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, और जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा होता है कि वह संज्ञा जो किसी खास जाति का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में लेखक हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, जानवर हो जाएंगे। तो ये सभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन मीठा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। और देखिए, अगर आज लाइव 100 बच्चे नहीं है, तो फिर ये गड़बड़ काम है। सभी लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी ग्रुपों में वीडियो को फैला दीजिए। और 3 नंबर का सही जवाब बताएं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला की हम लोग बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं 4 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। व्यंजन स का उच्चारण स्थान क्या है। व्यंजन तालाबे स, हम लोग क्या कहते हैं इसे, ये पेटकट्टा सा भी कहीं कहीं कहा जाता है, कहीं कहीं मूर्धन्य सा कहा जाता है। तो इस स का जो है आपका उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उच्चारण करके देखिए, उच्चारण कीजिए। तो उच्चारण करने के बाद ये मूर्धा जो है उससे उच्चारण होता है। तो इसका सही आंसर 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जीके का क्वेश्चन शामिल हो गया। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया। तो 5 का सही जवाब बताइएगा। पाठ दिया, ये गलत हो जाएगा। संदेश दिया, ये भी गलत है। शिक्षा दिया, ये भी गलत है। उपदेश दिया। महात्मा गांधी ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया, उपदेश दिया। तो 5 का ऑप्शन डी, उपदेश, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, न जीता जा सकने वाला
वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए। अनेक शब्द से एक शब्द बनाएं। ये भी क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछा जाता है। मतलब बेसिकली आपका हिंदी ग्रामर अगर अच्छा है, हिंदी व्याकरण अगर आपका सही है, तो आप इस सभी प्रश्नों का, हिंदी के प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उससे आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। 6 नंबर देख लीजिए, न जीता जा सकने वाला, मतलब उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वह अजय है। उस पर किसी का जय नहीं होगा, वह अजय है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न जीता जा सकने वाला। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। नीरस का संधि विच्छेद, तो 7 नंबर प्रश्न में आपको नीरस का संधि विच्छेद करना है। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो नीरस शब्द का संधि विच्छेद करना होगा, तो कैसे कीजिएगा? तो नीह जोड़ रस, नीह प्लस रस, तो नीरस शब्द का संधि विच्छेद यही हो जाएगा। और ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि संधि का परिभाषा होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि होता है। आगे देख लीजिए 8 नंबर, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुहावरा है और इसका अर्थ आपको बताना है। कमर कसना, तो कमर लोग कब कसते हैं? जब कोई उनका टारगेट होता है। जैसे आप बिहार पुलिस के लिए अभी से ही कमर कस लीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत जल्द आने वाला है। तो बिहार देखिए यहाँ कमर कसना, तो कमर कसना का मतलब हो गया कि श्याम ने बिहार पुलिस के लिए कमर कस लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दृढ़ निश्चय कर लेना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय कर लेना। अगला प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर, करुण शब्द का विलोम क्या है? करुण शब्द का विलोम क्या है? 9 का सही जवाब बताइएगा कि करुण शब्द का विलोम क्या है। तो देखिए विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उल्टा शब्द जिसे हम लोग कहते हैं। तो करुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम निष्ठुर हो जाएगा। करुण का विलोम जो होता है निष्ठुर होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए अभी आपको बताया है ना कि अगर आपका थोड़ा सा भी हिंदी व्याकरण कंप्लीट है तो आप सभी प्रश्नों का सही सही जवाब दे सकते हैं। और देख लीजिए उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, लिंग पुल्लिंग, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है। तो 10 का पावक का मतलब क्या होता है? पावक का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा हुतासन। हुतासन जो है वह पावक का पर्यायवाची शब्द है, तो 10 का ऑप्शन भी हुतासन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, तो देख लीजिए 11 नंबर है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड पेनचांट। इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग चुनना है। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड, तो यहाँ वर्ड दिया गया है, इसी का नियरेस्ट मीनिंग चुनना है। तो 11 का ऑप्शन है लाइक हो जाएगा। ऑप्शन है लाइक बिल्कुल सही आंसर। आगे देख लीजिए, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड। ओवरेट का जो है उल्टा शब्द चुनना है। जैसे हम लोग हिंदी में अभी करुण का चुने हैं, वैसे इंग्लिश में होता है अपोजिट मतलब उल्टा। तो ओवरेट का अगर हम लोग अपोजिट चुने तो ओवरेट का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डिसेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी डिसेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे, मतलब यहाँ देख लीजिए आई हैव बीन इल डैश लास्ट संडे, यहाँ खाली स्थान में प्रीपोजिशन भरना है। तो प्रीपोजिशन में क्या भराएगा? तो देख लीजिए ये जो यहाँ पूछा जा रहा है इल के बाद, तो यह यहाँ सही आंसर तेरा का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यह लास्ट संडे से जो है वह बीमार है। तो इल के बाद सिंस होगा, आई हैव बीन इल सिंस लास्ट संडे। अगला प्रश्न देख लीजिए 14 नंबर, फादर शैल रिटर्न डैश एन आवर। एन आवर, यहाँ एन है, मतलब यहाँ जो भी होगा, यहाँ देख लीजिए ड्यूरिंग नहीं होगा। एन है तो ड्यूरिंग होगा कि नहीं देख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इंग्लिश के और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत लोग कह रहे होंगे कि आफ्टर होगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि आफ्टर होगा, लेकिन आफ्टर नहीं होगा। फादर शैल रिटर्न विथ इन एन आवर, मतलब 1 घंटा में उसके जो पिताजी थे वो वापस चले आए। तो इसका सही आंसर विथ इन एन आवर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, फाइंड द राइट स्पेल्ड वर्ड। फाइंड द राइट
स्पेल्ट वर्ड, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब देख लीजिए। ज्वेलरी में यहाँ कौन सा सही है देख लीजिए, क्योंकि चारों ज्वेलरी का ही मीनिंग है, लेकिन सभी मीनिंग एक समान नहीं है, सभी में 3 गो गलत है और 1 गो सही है। तो 15 का ऑप्शन डी ज्वेलरी का मतलब होता है JEWELLERY, ज्वेलरी। इस ये सही है, बाकी सब आपका गलत है। तो अब 5 क्वेश्चन, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 27 का लघुत्तम समवर्तव निकालना है, मतलब लघुत्तम LCF निकालना है। LCF इसका निकालना है, HCF नहीं, LCF निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे वाला का जो है वह लघुत्तम निकालते हैं। नीचे वाला को क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। तो इसका LCM निकाल लेंगे। तो LCM निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इसका LCM निकालिए। तो इसका LCM आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, तो ऐसे निकालिए ना, 3 6 9 और 27, इसका LCM निकाल लीजिए। 3 से एक बार में 2 और 3 और यहाँ 9, तो फिर एक बार ले जाइए 1 2, यहाँ हो जाएगा 1 और 3, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 तिया 54, क्या हो जाएगा, इसका 54 हो जाएगा। 54 इसका क्या हो जाएगा, इसका 54 जो है LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 1/54 नहीं होगा, इसका सही आंसर 20/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर वाला भागा देकर जोड़िएगा तो ये कट जाएगा। 18 तिया 54 3 बार में कट जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 20/3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ बनाने लगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है हमको 100 क्वेश्चन आज करवाना है, कंप्लीट करवाना है। और वीडियो पर लाइक बहुत कम है, तो जितना हो सके वीडियो को आप पर लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए हम 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में करवाने वाले हैं। और बिहार पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर उनको डेली क्लास करना है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है, देख लीजिए। 2 संख्या का लघुत्तम समापर्त्व माने LCF दिया हुआ है। लघुत्तम समापर्त 1920 है और महत्तम समापवर्तक 16 है। यहाँ देख लीजिए, इस प्रश्न का LCF दिया हुआ है। LCF दिया हुआ है, कितना है LCF आपका 1920 है। HCF भी दिया हुआ है, HCF कितना है आपका 16 है। और यदि एक संख्या 128 हो तो इसका सूत्र होता है LCF गुने HCF। LCF गुने HCF बराबर A गुने B होता है, इसका सूत्र LCF गुने HCF बराबर A गुने B होता है। तो LCF 1920 है, 1920 LCF है और HCF 16 है, इक्वल 128 गुने B। इसी को आप लोग हल कर दीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा, और इसको आप हल कीजिएगा तो इसका सही आंसर 240 आएगा। तो सूत्र अभी बता दिए, तो उसी इक्वेशन के आधार पर आप लोग हल कर लीजिएगा, 240 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 16 के ऊपर पावर है 3/4 बराबर है। तो देखिए इसको हल कर भी सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सही सही जवाब दीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, तो 2 है। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 20 नंबर है। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है। इस संख्या का 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। पहले तो हमें वह संख्या ज्ञात करना होगा कि जिसको 893 से भाग देने पर शेषफल 193 प्राप्त होता है। भाजक ये सूत्र होता है, आपको मालूम होगा, जिसमें शेषफल दिया हुआ है और भाग देने वाला संख्या दिया गया है। तो उसका जो है पहले कितने में भाग दिए वो निकालेंगे और उसमें 47 से भाग देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा 5 बिल्कुल सही आंसर, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला परसेंटेज का क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैथ में आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे प्रॉफिट लॉस हो,
अलजेब्रा हो या जो भी क्वेश्चन हो, सभी से नंबर सिस्टम हो, सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका क्लास जो है, कोर्स जो है, मैथ का हो हिंदी का हो, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कोर्स हमारे ऐप पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें नंबर सिस्टम का 2 क्लास हो चुका है, प्रॉफिट लॉस के 5 क्वेश्चन 5 क्लास हुए हैं, और परसेंटेज का जो है उसका भी क्लास हुआ है, एवरेज का लगभग 3 क्लास हुआ है। तो देखिए, अगर तैयारी आप बेहतर करना चाहते हैं तो आप कोर्स से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ देख लीजिए, 2 संख्याओं का औसत 180 है। यदि एक संख्या दूसरी की आधी है तो दोनों संख्याओं का औसत जो है 180 है, और पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की आधी है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे सभी जो है एक दूसरे के आधी है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, और इसका सूत्र का प्रयोग करके इसको आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर 120 240 हो जाएगा, क्योंकि 120 या 240 कितना हो जाएगा, 120 या 240 360 होते हैं, और 360 में 2 से भागा दीजिएगा कि इस तरह से आपका 21 का सही आंसर 120 240 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक व्यक्ति 6 इंच व्यास की 98 चपातियाँ खा लेता है, वह 42 इंच व्यास की कितनी चपातियाँ खाएगा। तो ये भी आपका इक्वेशन पर ही आधारित है, सूत्र पर, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ देख लीजिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, और उसके आयत की चारों भुजाओं का योग 206 है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे और उसमें 23 जोड़ देंगे तो आयत की लंबाई जो है वह निकल जाएगा। उसके बाद जो है उस सूत्र पर लगाकर उसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे देख लीजिए, यदि किसी ईंट की चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और आयतन 3 लीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगा। तो पहले ऊंचाई दिया है, चौड़ाई दिया है, तो लंबाई पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न को सॉल्व करने के बाद जो सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर देख लीजिए, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची एवं 40 सेंटीमीटर मोटी दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आकार के कितने ईंटों की आवश्यकता है। तो ये भी बिल्कुल आपका फार्मूला बेस्ड है, तो इसका सही आंसर 12,800 हो जाएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग कॉपी में नोट कर लें और फिर सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा तभी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, तभी जो है आपको प्रैक्टिस करने का अभ्यास होगा और आप एग्जाम में ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। आगे देख लीजिए, 4, 6, 8 तथा 20 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो वर्ग भी है। 4, 6, 8 20 से भी विभक्त हो जाती है, तो यहाँ देख लीजिए उसका वर्ग भी है, 4, 6, 8 से वह विभक्त भी हो जाती है। तो 4, 6, 8 से वह विभक्त हो जाती है और वर्ग भी है। तो 26 का देख लीजिए, 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3600। 3600 वर्ग भी है और यह 4, 6, 8, 20 से विभक्त भी होने वाली सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन सी 3600 हो जाएगा। देख लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, 2 लगातार 10% तथा 15% छूट के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की होगी। तो यहाँ 2 लगातार छूट मिल रहा है, 10% मिल रहा है और फिर 15% मिल रहा है। मतलब पहले से 100 में से 10 घटा लीजिए, उसमें से 15 घटा लीजिए, क्योंकि लगातार 2 छूट है। तो लगातार आप परसेंटेज में जब छूट मिलता है तो आपको उसका सूत्र तो मालूम है। तो 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा 23.5%। आप सोच रहे होंगे कि हमें टोटल वस्तु पर 10 और 15 25% की छूट मिल गई, लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं है, वो लगातार दे रहा है तो आपको 23.5% पर ही वो वस्तु उसमें छूट मिला। और आप सोच रहे हैं कि 25%, तो ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। दिलीप एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है तथा उसके मूल्य 20% अधिक दाम में बेच देता है। दिलीप को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो 3 से 4/4 दाम में वो खरीदता है, 3/4 दाम में खरीदता है और 20% लाभ पर वो बेच देता है। तो उसका जो लाभ होगा वह आपका 60% लाभ होगा। ऑप्शन सी 60% हो जाएगा। एक व्यक्ति एक साइकिल को 12% छूट पर 330 रुपये में खरीदता है।
साइकिल पर अंकित मूल्य है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? CPS का 330 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 330, क्योंकि वो खरीदता है 12%। एक व्यक्ति एक साइकिल को 12% छूट पर खरीदता है, मतलब 330 का 12% निकाल कर 330 का 12% निकाल कर उसमें जोड़ेंगे तो अभी टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस नहीं निकला है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो यहाँ साइकिल का मूल्य अंकित बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस ही यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अगर मान लीजिए कि यहाँ 375 पहले ले लेते हैं, 375 का हम लोग 12% निकालते हैं, 375 का 12%, तो ये सॉल्व करना होगा और सॉल्व कीजिएगा तो 12% निकल जाएगा तो 330 ही आएगा। तो इसका सही आंसर 29 का ऑप्शन है, 330 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है हमने ऐप पर करवा दिए हैं। अगर आपका मैथ बेसिक से कमज़ोर है, मैथ में अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप क्लास से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आज ही को क्लास से ज्वाइन हो जाए। यदि 15 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते हैं तो केवल 8 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में पूरा करेंगे? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 15 घंटा हो जाएगा। तो देख लीजिए 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के। तो ये सभी पर आपको कवर करना होगा और लगभग 70 से 75 क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है 31 का ऑप्शन बी मुहरों से। नेक्स्ट प्रश्न है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो देखिए कौटिल्य का जो संबंध था वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। जो जहांगीर था वह गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? 34 का ऑप्शन सी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है वह मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया तो 35 का सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी 1829 में। सती प्रथा का निषेध किसने किया था, कब किया गया था? 1829 में किया गया था। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट की बात करें तो यह अम्बेडकर और गांधी, भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच यह पूना पैक्ट होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी? तो 37 का सही जवाब ऑप्शन डी एम फतिमा बीबी हो जाएंगी। एम फतिमा बीबी जो है वह उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। अगला प्रश्न 38 नंबर है, इसका सही जवाब बताएं कि 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक के धन विधेयक होने पर निर्णय कौन करता है? तो 38 का ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसकी जो संस्तुति थी वह स्वर्ण समिति के द्वारा किया गया था। तो 39 का ऑप्शन डी स्वर्ण समिति सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? तो 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया। सुंदरवन डेल्टा बनाती है 41 का सही जवाब बताइए। सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी बनाती है। गंगा नदी बनाती है। ब्रह्मपुत्र रहता तो ब्रह्मपुत्र सही हो जाता, लेकिन ब्रह्मपुत्र नहीं है। और यहाँ सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। 41 का ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान प्राप्त करने की जो है अधिकार प्राप्त है? 42 का ऑप्शन सी
लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जिसमें द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो थे वह वोट दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपका जो उम्र होना चाहिए वह आपका 25 वर्ष होना चाहिए। अगर आप 25 वर्ष के हो गए हैं, अगर आप उसके जो भी विभिन्न पहलू हैं अगर वो आपके पास है, तो आप इस चुनाव को लड़ सकते हैं। ऑप्शन डी 25 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा सेना। सेना जो है एक राज्य का घटक नहीं है, सेना देश का घटक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। यूएनओ का जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें कितने अवधि के लिए चुना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो 45 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 47 का जो है ऑप्शन डी 12 हो जाएगा। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कहने वाला व्यक्ति जो थे वह कौन थे। तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा जिसे काली मिट्टी कहते हैं उसका दूसरा नाम जो है वह रेगुड़ मिट्टी है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, सांगपो किस नदी का उपनाम है। सांगपो किस नदी का उपनाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का। सांगपो किस नदी का उपनाम है। ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला प्रश्न, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 52 का ऑप्शन डी 7 हो जाएगा। 7% भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है बिहार में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। असम में। भारत में कोयले का 100 प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले कोयला का जो उत्पादन होता है वो झारखंड में होता है। 1 नंबर पर अभी भी है। आगे देख लीजिए, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ था वह 1954 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो 56 का ऑप्शन है जलवायु। इसका सही आंसर जलवायु हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। सालों भर होती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा आपका सालों भर होती है। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं जहां से भूकंप की घटना उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो 59 का सही जवाब ऑप्शन सी ज्वालामुखी हो जाएगा। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वह आर्गन है। आर्गन की सबसे ज़्यादा मात्रा है वायुमंडल में, और यह अक्रिय गैसों में आर्गन की सबसे अधिक मात्रा है वायुमंडल में। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो 61 का ऑप्शन है ठंडी तथा शुष्क। ठंडी तथा शुष्क में वायु प्रायः सर्वाधिक होता है। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। किस मेघ का शीर्ष गोभी का फूल तो सभी लोग जानते हैं उसी के समान होता है। तो कपासी मेघ जो होते हैं उसके सिर जो होते हैं वो गोभी के फूल के बराबर होते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है कतई जहर प्रश्न स्वेज नहर जोड़ती है दोस्तों। ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 64 नंबर, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। किस महासागर को
छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो 64 का सही जवाब ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वह मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। 1857 की नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 का जब क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन था। लॉर्ड पामर्स्टन जो था वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 68 का सही जवाब ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 69 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। असहयोग आंदोलन जब भारत में शुरू हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही जवाब राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए, 4 बार बौद्ध संगति हुआ है और प्रथम बार आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बार आजाद शत्रु के शासनकाल में राजगृह में जो है वह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 72 का सही जवाब ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह आपका चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी थे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो था वह सारनाथ में दिया था। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? लूसेंट वाला क्लास में आपको करवाया है। तो इसका सही आंसर विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और यह B.A. स्मिथ जो इतिहासकार थे इन्होंने ही सर्वप्रथम कहा था चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता है उपराष्ट्रपति करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और निम्नलिखित में से भारत में खरीफ फसल की तरह उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल के साथ साथ जो है वह मूंग की फसल भी उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी मूंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब गुजरात हो जाएगा। गुजरात का समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह राजस्थान सबसे बड़ा है। जल के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात होता है। देखिए, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात की हम लोग बात करें तो यह 2:1 का होता है, 2:1। अंगूर का किण्वन करना एक है, अंगूर का किण्वन होता है सभी लोग जानते हैं। और यह एक है कौन सा परिवर्तन है? तो यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना, लेकिन किण्वन से फिर अंगूर नहीं बना सकते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सभी चीज़ आपको पढ़ना होगा, फिजिक्स में पढ़ना है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं दही में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत बिहार फार्मर में पूछा गया प्रश्न, तो इसका सही जवाब मोटर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को मोटर कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु की वेग को हम दुगुना कर देते हैं तो उसका जो संवेग होगा वो भी दुगुना हो जाएगा और उसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो उपयुक्त दोनों सही है। बरसात के बूंदों के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। बहुत बार बताए हैं, बरसात के बूंदे गोलाकार होते हैं पृष्ठीय तनाव के कारण। ध्वनि का वेग का मानक
सबसे कम होता है, ध्वनि का वेग का मानक सबसे कम होता है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी गैस में हो जाएगा। गैस में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन सी होता है ध्रुवन। ध्रुवन जो है यह एक घटना है जो ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी वैसे ही रहता है। किसी चालक के नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम जो है ओम का नियम है। ओम का नियम याद कर लीजिए, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। D2 और ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है, तो देखिए सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, तो कुकिंग गैस कैसा होता है, तो कुकिंग गैस की बात करें तो यह द्रव के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, एंजाइम बताना है। तो देखिए विषाणु जो होते हैं इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, इसलिए विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो देखिए रासायनिक प्रयोगशाला में जो लिटमस पत्र उपयोग में लाया जाता है यह लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, तो देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन है, तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 का कहाँ उपयोग होता है, ये O2 का उपयोग होता है। O2 यहाँ पूछा जा रहा है, CO2 का उपयोग तो होता ही है लेकिन O2 का उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 97 नंबर देख लीजिए, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। देखिए मुख से जो निकली लार होती है वह जो होती है वह आपका स्टार्च का पाचन करता है। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग अग्रसित होता है, तो 98 का ऑप्शन है गला हो जाएगा। और अगला प्रश्न 99 नंबर, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी एंजाइम हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में करके आएंगे। और उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि 1 से 100 तक के प्रैक्टिस सेट हम आपको इस वीडियो में करवाए हैं। तो जितने भी लोग हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।